अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं साद बिन कमाल और आज हम बात करेंगे चीन और ताइवान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में और क्या ये कशीदगी हमें तीसरी जंग अज़ीम की तरफ धकेल सकती है। इस तनाज़े के बारे में जानने के लिए हमें इसका तारीख़ी पस मंज़र समझने की ज़रूरत है। चीन, जिसे मेनलैंड चाइना भी कहा जाता है, एक वसी रकबे पर मुहित है और इसके मुकाबले में ताइवान एक जजीरे की शक्ल में मौजूद है जो कि मेनलैंड चाइना से 130 किलोमीटर के फासले पर है। 17वीं सदी में ताइवान डच कंट्रोल में रहा और इसके बाद चिंग ख़ानदान की हुकूमत का हिस्सा रहा। 1895 में जापान से शिकस्त के बाद ये हिस्सा जापानी सल्तनत के इख्तियार में आ गया जो कि दूसरे जंगी अज़ीम तक कायम रहा। इसलिए आज भी ताइवान की सकाफत में जापानी असर और रसूख पाया जाता है। 1912 से 1949 तक मेनलैंड चाइना में कौम परस्त या नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत रही, जिस दौरान कम्युनिस्ट कुव्वतों को ताकत के जरिए दबाया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट कुव्वतें माओ की क़यादत में इकट्ठी हुईं और चीन में खाना जंगी का आगाज़ हुआ। इस दौरान मेनलैंड चाइना में कहीं कौम परस्त पार्टी और कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत रही। 1949 में कौम परस्त पार्टी को शिकस्त हुई और वो चीन छोड़कर ताइवान मुंतकिल हो गई, जिस वजह से आज भी ताइवान की तमाम समाजी वेबसाइट्स पर ताइवान के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना भी लिखा होता है। ये दौर वो दौर था जिस दौरान दो निज़ाम हुकूमत आमने सामने थे। एक निज़ाम जमहूरियत जो कसीर तादाद में मगरिब में मौजूद था और दूसरा कम्युनिज़्म, जिस हवाले से तमाम नज़रें उस दौर में सोवियत यूनियन पर थी और चीन में यह निज़ाम परवान चढ़ता रहा। आज तक ताइवान और चीन के दरमियान कोई जंग बंदी का मुआहदा हुआ ही नहीं। इसका मतलब आज तक जंग इख्तिताम पजीर ही नहीं हुई, जिस वजह से दो नुक्ते नज़र सामने आते हैं। पहला, ताइवान की तरफ से कि चीन में असल हुकूमत और नुमाइंदगी का हक ROC यानी कि ताइवान को हासिल है और कम्युनिस्ट ने इस पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है, जबकि दूसरी तरफ PRC का मौक़िफ़ वन चाइना पॉलिसी है कि चीन को हुकूमत का हक सिर्फ मेनलैंड चाइना पर नहीं बल्कि इस जजीरे पर भी है और ताइवान इसका अंदरूनी मामला है और अगर ये मसला सिफारतकारी से हल ना हुआ तो इसे ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार है। 祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。 सवाल यहाँ ये है कि क्या ताइवान एक अलग मुल्क है या चीन का एक हिस्सा। इस सवाल के जवाब का इन्हिसार हालात और वजूहात पर मुनहसर है। ताइवान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं और दुनिया में इस वक्त सिर्फ 15 ममालिक इसे मुल्क तस्लीम करते हैं, लेकिन इनमें कोई बड़ा मुल्क शामिल नहीं। यहाँ तक कि अमरीका इसे एक अलग मुल्क तस्लीम नहीं करता, लेकिन ताइवान एक जदीद जमहूरियत है जबकि चीन नहीं। इस वक्त अमेरिका ताइवान का गैर सरकारी इत्तेहादी है, जिसके बारे में सदर जो बाइडन ने कहा कि ताइवान पर किसी भी हमले की सूरत में अमेरिका इसका दिफा करेगा। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. अमेरिका ने ताइवान के सदर साई इंग-वेन की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है, जिसके बारे में चीन का ख्याल है कि ये ताइवान को खतरनाक हद तक आज़ादी की तरफ धकेल रही हैं। 在这里，我要重申，台湾绝不会接受一国两制，绝大多数台湾民意也坚决反对一国两制，而这也是台湾共识。 इसी वजह से अमेरिका की ये कोशिश रही है कि वो हतमी बयानबाजी से गुरेज करे ताकि ताइवान इस हिफाजती परत के साए में अपनी आज़ादी का ऐलान न कर दे और इसके बदले में चीन ताइवान पर हमला न करे। 愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。 ताइवान सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमेरिका और चीन के दरमियान दो तरफा तनाज़े का बाइस तब बना जब ट्रंप ने ताइवान के साथ मजबूत ताल्लुकात को पॉलिसी का हिस्सा बनाया, जिसे सदर बाइडन ने अपनी हुकूमत पॉलिसी में जारी रखा। अमेरिका दिहाइयों से ताइवान को असला बेचता रहा है और हाल ही में चीन की इंतबा के बावजूद फ़ौजी मावनत के लिए अपनी फ़ौज भेजी। अगला सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ताइवान अगला यूक्रेन है। सर्द जंग के दौरान ताइवान मगरिब का एक अहम इत्तेहादी था, लेकिन देखा जाए तो यूक्रेन भी मगरिब का इत्तेहादी था। जहां ताइवान और यूक्रेन के दरमियान एक मुमासलत ये है कि दोनों ममालिक रूस और चीन जैसे मजबूत ममालिक के मद्दे मुकाबिल हैं। वहीं एक फ़र्क ये है कि यूक्रेन की सरहद रूस के साथ जुड़ी हुई है, जो कि रूस को हमला आवर होने में मददगार साबित हुई। वहीं ताइवान और चीन के दरमियान 130 किलोमीटर का फासला, जिससे ज़मीनी हमला मुमकिन नहीं और हमला करने के लिए बहरी बेड़े और फ़िज़ाई हमले की ज़रूरत है। इसके अलावा अमेरिका का ये ख्याल है कि अगर चीन ताइवान पर काबिज़ होने में कामयाब हो गया तो इससे अमेरिकी दिफा को एक धचका लगेगा और चीन इस जजीरे को फ़ौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कोई माशी वजूहात भी हैं?
چین اس وقت دنیا کی فیکٹری ہے جو پوری دنیا کے لیے اشیاء تیار کرتا ہے اور اس کی تجارت کے لیے اسے جزائر کی ایک زنجیر سے گزرنا ہوتا ہے جو کہ تائیوان پہ اختیار کی صورت میں بحر الکاہل میں آسان داخلے کا سبب بنے گا۔ اور دوسرا یہ کہ تائیوان ہمیشہ سے بہترین چپس بنانے کے لیے جانا جاتا ہے اور اس وقت تائیوان دنیا کا سب سے بڑا سیمی کنڈکٹر کا پروڈیوسر ہے۔ تائیوان کا جی ڈی پی اس وقت $786 بلین ہے جو کہ بڑے بڑے ممالک سے بھی زیادہ ہے، جو اسے یوکرین سے زیادہ اہمیت کا حامل بناتا ہے۔ تائیوان کے طرز پر امریکہ میں سلیکون ویلی کا قیام ہوا تاکہ وہاں سیمی کنڈکٹر کی تیاری ممکن بنائی جا سکے، لیکن آج بھی امریکہ تائیوان سے اس میں بہت پیچھے ہے اور یہ سیمی کنڈکٹر موبائل فون سے لے کر ہوائی جہاز تک سب میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ خزانہ چین سے صرف 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اب آگے کیا؟ China says it will fight to the very end to prevent Taiwan from being declared independent. Any foreign interference is doomed to failure. گزشتہ ہفتے کے دوران امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا دورہ تائیوان اور دیگر امریکی حکام کے بیانات نے چین کو مشتعل کیا، جس کے رد عمل میں چین نے خطے میں فوجی مشقیں کی اور بہت سے چینی طیارے تائیوان کے حدود میں داخل ہوئے، جس نے حالات کو مزید کشیدہ کر دیا۔ اب کیا یہ اگلی جنگ کا آغاز ہے؟ صرف وقت ہی اسے ثابت کرے گا۔